रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, जितने भी क्राइम होते हैं उन क्राइम के पीछे अगर आप लोग मोस्टली देखने की कोशिश करोगे तो अवैध संबंध आते हैं। उन अवैध संबंधों के पीछे जाने की कोशिश करोगे तो आप लोग उसमें अपनों को ही दुखोगे। तो बहुत सारे लोग इस तरीके की शिकायत, इस तरीके की कंप्लेंट भी करते हैं कि सर इस तरीके से आप जो भी कहानी सुनाते हैं उसमें अवैध संबंध ही आ जाते हैं। तो क्राइम की कहानियों को अगर हम लोग इस समय एक रिसर्च करें और एक रिसर्च के मुताबिक एक डाटा उठाने की कोशिश करें तो हमको पता चलेगा कि इस समय जो क्राइम हो रहे हैं उसमें मोस्टली अगर आप लोग देखते हैं तो 60 से 70% ऐसे केसेस हैं जिसमें अवैध संबंध बड़ी वजह निकल के आती है क्राइम के पीछे। और दोस्तों, जितने भी क्राइम होते हैं उन क्राइम को करने से पहले इंसान बहुत बड़ी प्लानिंग करता है, एक साजिश रचता है और प्लानिंग करता है। महीनों तक प्लानिंग में निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्राइम करता है, फिर सोचता है कि बच के निकल जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि ये बस इंसान का एक भ्रम होता है जो उसको लगता है कि वो क्राइम कर बच के निकल जाएगा, किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस अगर सही तरीके से उस केस को सुलझाने में लग जाती है तो बड़े से बड़ा केस मैंने 24 घंटों के अंदर खुलते देखा है। और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की है तो महीना 1.5 महीना इनफ है। और जबकि पुलिस ने कुछ केस तो ऐसे भी हैं जो 30 से 40 साल के बाद भी खोले हैं। और उसके बाद में जब कातिल पकड़ा गया तो उसने पुलिस से सिर्फ एक ही बात कही कि सब कुछ तो छोड़िए, आप ये बता दीजिए कि मुझे ढूंढा कैसे। तो आज की कहानी भी बिल्कुल फिल्मी कहानी है और फिल्मी अंदाज में एक कत्ल होता है। और शुरुआत में पुलिस को और बाकी के लोगों को यही लग रहा था कि लूटपाट का मामला है, लेकिन जब पुलिस ने उस मामले को दर्ज कर और पुलिस ने जब अपनी छानबीन शुरू की इस केस के अंदर तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी जिसकी वजह से जो रिश्ते होते हैं वो कलंकित हो जाते हैं। तो क्या हुआ था आज की इस घटना के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, बात करें अगर आज की घटना की तो आज की घटना की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश से। और इसी बिहार में एक जगह लगती है औरंगाबाद। और इसी औरंगाबाद में एक थाना पड़ता है सिमरा थाना। और इसी सिमरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है लेदी दोहर। और इसी लेदी दोहर गांव में एक व्यक्ति रहा करते हैं अनुज कुमार। जो अनुज कुमार थे, इनकी उम्र शादी की होती है। उसके बाद में इनके जो परिवार वाले होते हैं अनुज कुमार के लिए लड़की देखना चालू करते हैं। तो जो लड़की होती है वो देव थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है पंचखोर। इसी इलाके की रहने वाली थी ममता। लिहाजा अनुज कुमार की शादी ममता के साथ में तय हो जाती है। बाकायदा शादी की जो डेट फिक्स हुई थी उस डेट पर शादी होती है बड़ी ही धूमधाम से। अनुज भी बेहद खुश थे, ममता भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज उसकी शादी हो रही है। शादी होने के बाद में अनुज अपनी पत्नी ममता के साथ ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। अनुज अपनी पत्नी ममता को हर वो खुशियाँ देने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वो हकदार थी। ममता भी अपने पति अनुज के साथ में बेहद ही खुश थी। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, सारी ही चीज़ें बढ़िया एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है 7 मई साल 2024। 7 मई साल 2024 को जो अनुज थे वो अपने घर से ये कहकर निकलते हैं कि वो अभी लौट कर आ जाएंगे। और शहर में एक जगह पड़ती है कामा बिगाहा। ये जो कामा बिगाहा है यहीं पर एक मोड़ पड़ता है। इसी मोड़ पर जब अनुज अपनी बाइक से निकल रहे होते हैं तो कुछ नकाबपोश बदमाश इनकी बाइक के सामने अपनी गाड़ी लगा देते हैं, इन्हें रोकते हैं, इनके साथ में मार पिटाई करते हैं और मार पिटाई में इनके ऊपर फायर कर देते हैं। मौके पे ही जो अनुज थे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये जो बदमाश लोग थे जब ये वहाँ से भागते हैं तो देखते ही देखते लोगों का एक हुज्जुम वहाँ पर उमड़ पड़ता है। बात जो थी वो ममता सिंह तक भी पहुँचती है, अनुज की पत्नी तक, अनुज के घर वालों तक। सारे घर वाले भी दौड़े दौड़े भागे भागे उस जगह पहुँचते। वहीं से कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है कि साहब इस तरीके से दिन दहाड़े एक हत्याकांड हो गया है। लिहाजा जो पुलिस थी तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेके और उसका पंचनामा कर सीधे उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था, इधर पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर अनुज की हत्या क्यों हुई, किसने की। लोगों से पता किया जाता है तो लोग ये बताते हैं कि साहब हो सकता है कि लूटपाट का मामला हो। लिहाजा जो पुलिस थी, जो आस पड़ोस के लोग थे, उन सारे ही लोगों के बयान दर्ज करवाती है। अब चूंकि सुनसान जगह थी तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं था कि कुछ लोग वहाँ पर पहले से मौजूद हों, जो लोग बाद में आए थे उन्हीं के बयान लिखवाए जाते हैं। उसके बाद में पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि इस पूरे इलाके में कहीं पर कोई CCTV कैमरा या फिर है या फिर नहीं है।
तो इसमें कुछ सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद में पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर जो अनुज थे उनकी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी थी या फिर कोई रंजिश। तो इसके लिए जो पत्नी ममता सिंह होती है उसको बुलाया जाता है, साथ के साथ अनुज के परिवार वालों को भी बुलाया जाता है। तो ममता सिंह से सबसे पहले पूछा जाता है अनुज की पत्नी से कि तुम्हारे पति का किसी से हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ था, कोई रंजिश थी? ऐसा तो नहीं कि किसी से कोई पैसों का लेन देन हो या फिर कोई पुरानी रंजिश, कोई ज़मीनी विवाद? तो जो ममता सिंह होती है कहती है साहब मुझे अपने पति के साथ रहते हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरे जो पति थे काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनका ना किसी से झगड़ा होता था, ना किसी से कोई रंजिश थी, ना कोई ज़मीनी विवाद था, परिवार वालों से भी कोई विवाद नहीं था, सब कुछ तो ठीक था। लेकिन किसने उनके पति की हत्या कर दी इस बारे में नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि साहब लूटपाट के इरादे से कुछ लोगों ने मेरे पति को रोका हो और उसके बाद उनकी हत्या कर दी हो। लिहाजा जो पुलिस थी वो ममता सिंह यानी अनुज की पत्नी के बयान दर्ज करवाती है और उनसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के जो कातिल है पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों जो ममता सिंह थी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 28-29 साल की उम्र, और इस उम्र में विधवा हो जाना, तो उस औरत की तकलीफ़ आप समझ सकते हैं। लिहाजा पुलिस अब अनुज के घर वालों से पूछताछ करती है और यही सारी चीज़ें, दुश्मनी वगैरह सारे एंगल पर पुलिस पूछताछ करती है। तो जो अनुज के घर वाले होते हैं वो भी सेम ही बात बताते हैं, सेम पैटर्न पर जो ममता ने बताई थी कि अनुज तो बहुत सीधा साधा आदमी था और ना उसकी किसी से कोई दुश्मनी, ना कोई रंजिश। इस तरीके से हत्या हो जाना ये बड़ा हैरत की बात है, बड़ा अचरज में डालने वाली बात है। परिवार वालों का भी बुरा हाल होता है। लिहाजा जो पुलिस वाले थे, परिवार वालों के, ममता सिंह के और जो आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, भीड़ के सबके बयान दर्ज करने के बाद में इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार तो कर रही थी, लेकिन उससे पहले पुलिस सारे ही इलाकों में जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उन सीसीटीवी कैमरास को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। अब बारीकी से चेक करती है तो बारीकी से चेक करने के बावजूद भी पुलिस को कुछ ऐसा मिलता नहीं है, क्योंकि जो भी सीसीटीवी कैमरास थे वो काफ़ी दूरी पे थे, घटना स्थल वाली जगह पर तो थे भी नहीं। लिहाजा उसके बाद में अब पुलिस जब थक हार जाती है, हर एंगल पर छानबीन कर लेती है, घर वालों से भी पूछताछ कर लेती है, पत्नी से दोबारा पूछताछ कर लेती है, लेकिन किसी भी एंगल से पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। अब पुलिस इसमें पुराना पैंतरा चलती है। पुराना पैंतरा यह था कि पुलिस की 2 टीमों का गठन किया जाता है और उसके बाद में कुछ मुखबिर एक्टिव किए जाते हैं। पुलिस सादावाने में इस पूरे इलाके में एक्टिव होती है और सबसे पहले पुलिस अनुज कुमार और ममता सिंह जो उसकी पत्नी थी, इन दोनों के बीच के रिश्तों को जानने की कोशिश करती है। तो पुलिस को कुछ ऐसा पता चलता है कि जिसके बाद में पुलिस की जो शक की सुई थी वो सीधा ममता सिंह के ऊपर जाती है। हालांकि ममता सिंह के पुलिस ने जब बयान लिए थे तो कुछ बातें ममता सिंह की ऐसी थीं जो संदिग्ध थीं, लेकिन एक महिला जो जवानी में विधवा हुई, अभी 2-3 दिन पहले ही उसके पति की मौत हुई है, वो भी एक हत्याकांड के थ्रू। लिहाजा ममता सिंह से पुलिस डायरेक्ट तो पूछताछ कर नहीं सकती थी, लेकिन पुलिस ने जब अपने इंटरनल तरीके से पूछताछ की तो ममता सिंह के खिलाफ पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली कि जिससे पुलिस की जो शक की सुई थी ये ममता सिंह के ऊपर चली गई। लिहाजा जो पुलिस थी तुरंत ममता सिंह को पुलिस थाने बुलाती है और पुलिस थाने बुलाने के बाद में ममता सिंह से सिर्फ एक ही सवाल करती है, बताओ कि तुमने अपने पति अनुज की हत्या क्यों की। अब जैसे ही ये बातें ममता सुनती है तो ममता बड़ा चौंक जाती है कि इस तरीके से पुलिस कैसे कह सकती। लिहाजा पुलिस ने ममता सिंह की पूरी कॉल डिटेल निकाली थी। उस कॉल डिटेल में पुलिस को कुछ ऐसे सबूत हत्थे लगे थे जिसके आधार पर पुलिस ममता सिंह से पूछताछ कर रही थी। अब जब ममता सिंह पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश करती है, लगातार घुमाने की कोशिश करती है, तो उसके बाद में पुलिस जो थी ममता सिंह के सामने वही सारे पेपर रख देती है जो पुलिस ने निकाले थे। अब ममता सिंह के पास में बचने का कोई भी चारा नहीं था, इसलिए ममता सिंह पुलिस के सामने टूट जाती है। और दोस्तों टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनने के बाद में आप लोग वाकई परेशान हो सकते हैं। दरअसल जो ममता सिंह थी ये पुलिस को बताती है कि हाँ मैंने अपने पति की हत्या करवाई है, और इसमें एक व्यक्ति का नाम वो लेती है जिसका नाम जयप्रकाश पासवान होता है। अब जब जैसे ही पुलिस को जयप्रकाश पासवान का नाम पता चलता है तो पुलिस तुरंत पता लगाती है कि भैया जयप्रकाश पासवान कौन है। तो पता चलता है कि देव थाना पड़ता है, यहीं पर पंचाखुर एक गांव है, उसी गांव की रहने वाला जो जयप्रकाश पासवान है वो है। लिहाजा पुलिस जो थी वो जयप्रकाश पासवान को तुरंत उठाती है। उठाने के बाद में इसे भी पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में अब जयप्रकाश पासवान साथ के साथ जो ममता सिंह थी, इन दोनों से जो सख्ती से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिसे सुनने के बाद में रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दरअसल ममता सिंह और जयप्रकाश पासवान पुलिस को बताते हैं कि जब ममता की शादी अनुज कुमार से नहीं हुई थी, उससे पहले नबी नगर शिवांग में
एक शादी थी। शादी समारोह में ममता सिंह भी पहुंचती है और उसी शादी समारोह में जयप्रकाश पासवान भी पहुंचता है। उसी शादी समारोह में जयप्रकाश पासवान और ममता सिंह की मुलाकात होती है। पहली ही मुलाकात में जयप्रकाश को ममता सिंह बहुत ज़्यादा अच्छी लग जाती है। लिहाजा जो जयप्रकाश था वो ममता सिंह से किसी भी तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। जयप्रकाश देखने में अच्छा था, लिहाजा जो ममता सिंह थी जयप्रकाश के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद में दोनों में मोहब्बत हो जाती है। जब दोनों में मोहब्बत होती है, दोनों एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब घंटों घंटों इन पे फ़ोन पे बात हुआ करती है। दोनों एक दूसरे के साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं। दोनों का पूरा इरादा था कि एक दूसरे से शादी करेंगे। सारी ही चीज़ें एक्यूरेट चल रही थीं। इसी बीच में जो जयप्रकाश पासवान था, इसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है। उस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी, इस बात की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता। इसके ऊपर एक नाबालिग लड़की से रेप करने का इल्ज़ाम लगता है और उस रेप करने के इल्ज़ाम में जो जयप्रकाश पासवान था ये जेल चला जाता है। अब जयप्रकाश जेल जा चुका था। इधर जो ममता सिंह थी ये जवान हो चुकी थी, तो इसके परिवार वालों को इसकी शादी की चिंता भी होती है। लिहाजा जो ममता के परिवार वाले होते हैं ममता के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद में अनुज कुमार जो एक सीधा साधा लड़का था वो इन्हें मिल जाता है। उसके बाद में ममता की शादी अनुज कुमार के साथ में हो जाती है। अब दोस्तों एक लड़की जो शादी से पहले मोहब्बत किया करती थी, उसका प्रेमी जेल जा चुका था, इसलिए उसने फैसला किया कि परिवार की रजामंदी से ही शादी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर इस लड़की की आप लोग हिम्मत को दाद दीजिए, या फिर यूँ कहें कि इसकी हिम्मत पे आप लोग धिक्कार दीजिए। क्योंकि जो ममता सिंह थी शादी करने के बाद में जब अनुज कुमार के साथ रहना शुरू करती है, तो इसी बीच में जयप्रकाश पासवान जेल से छूट आता है। जब ये जेल से छूट आता है, काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका था, तो उसके बाद में ये सोशल मीडिया के थ्रू ममता सिंह से कांटेक्ट करता है। अब ममता सिंह से कांटेक्ट होता है, मैसेज में हाय हेलो होती है, तो दोनों एक दूसरे से फिर से उसी पुराने वाले रिश्ते में चले जाते हैं। अब उसके बाद में जब कभी भी ममता सिंह का पति अनुज कुमार घर पर नहीं होता, तो ये घंटों घंटों जयप्रकाश से बात किया करती, उसे मिलने के लिए बुलाती, दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते। यही जो सारी चीज़ें थीं लगातार चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों जो ममता थी शादीशुदा थी और जो जयप्रकाश था शादीशुदा नहीं था। लिहाजा जयप्रकाश का ममता से मिलने का ज़्यादा दिल करता। ममता उसे ये कहकर रोक देती कि वो शादीशुदा है, उसका पति भी है, तो रोज़ रोज़ नहीं मिल सकती। इसी वजह से जो जयप्रकाश और ममता थे ये प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत इनको ऐसा लगता है कि अनुज कुमार शायद उनके रिश्ते के बीच में रुकावट बन रहा है, इसलिए ये प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग के तहत 7 मई साल 2024 को जो जयप्रकाश था अपने एक दोस्त को लेता है और ममता सिंह से पहले ही पूछ लिया जाता है कि जो अनुज कुमार है किस रास्ते से जाता है, किस रास्ते से आता है। और उसके बाद में जो जगह पड़ती है कामा बेगाहा मोड़, इसी मोड़ पर ये पहले से ही धाक लगाकर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही उधर से अनुज कुमार गुजरता है, ये लोग उसे रोकते हैं। रोकने के बाद में उसके साथ हाथापाई करते हैं और गोली मारकर उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने जो प्लानिंग बनाई थी, उस प्लानिंग के तहत यही था कि अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होगी और मामला खुल नहीं पाएगा। लेकिन ये इनका बस वहम था। आप लोगों ने देखा कि पुलिस ने कितनी ज़्यादा सरलता से इस पूरे केस को खोल के रख दिया। बहरहाल दोस्तों आज की जो कहानी छोटी ज़रूर है, लेकिन इस कहानी से एक बड़ी सीख ये मिलती है कि कोई भी लड़की हो या फिर लड़का, अगर वो किसी से प्रेम करता है शादी से पहले, तो अगर वो उससे शादी ही करना चाहता है तो वो अपने घर वालों से बात करे और किसी भी अन्य व्यक्ति से वो हरगिज़ शादी ना करे। क्योंकि अगर वो शादी करता है तो उस इंसान की ज़िंदगी नर्क बन जाती है जिसके साथ में शादी होती है। और अगर शादी हो भी जाती है, अगर आप अपने घर में बात नहीं कर सकते, तो आप लोग जिस बंदे से आपकी शादी हुई है उसके साथ में लॉयल रहें। आप लोग उस पुराने बंदे को भूल जाएं। इससे आपकी ज़िंदगी भी बेहतर गुजरेगी, जिससे आपकी शादी हुई है उसकी ज़िंदगी भी बेहतरीन गुजरेगी, और जो आपका पहले वाला प्रेमी था या प्रेमिका थी उसकी ज़िंदगी भी बेहतर गुजरेगी। और आप लोगों ने देखा कि ममता की एक छोटी सी गलती की वजह से ममता विधवा हो गई, अनुज कुमार की जान चली गई और जयप्रकाश अब पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, इसमें पहला कमेंट्स जो है वो भिलाई छत्तीसगढ़ से लिखते हैं, पहले लाइक करता हूं बाद में कहानी सुनता हूं। इनका नाम जयराज है, तो जयराज जी आपका बहुत शुक्रिया। दी वैरेस्टर हैं, लिखते हैं शानदार, तो दी वैरेस्टर जी आपका बहुत शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, तो भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजकिशोर चौरसिया हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से सुनता हूँ, कहानी बहुत अच्छी थी। तो राजकिशोर चौरसिया जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में
महताब अहमद हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी टेलिंग, अमेजिंग वॉइस, सुपर वॉच, 3 चैनल्स, क्राइम तक, उस्मान सैफी सफ़र एंड ट्रू क्राइम सफ़र। महताब अहमद मालेगांव महाराष्ट्र से सुनते हैं। तो महताब अहमद जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजेंद्र कुमार हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। देव कुमार जी लिखते हैं आज मेरे छोटे भाई की बिटिया का हैप्पी बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे है, बिट्टू रानी हैप्पी बर्थडे। तो देव कुमार जी आपके छोटे भाई जिनकी बेटी का नाम आपने लिखा है बिट्टू रानी, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। राजेंद्र कुमार लिखते हैं कितनी बार सुनाओगे इस कहानी को। तो शायद राजेंद्र कुमार जी मैंने पहली ही बार सुनाया था उस कहानी को। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आप लाजवाब हो और आपकी स्टोरी भी लाजवाब होती है। हसीबुल अंसारी दुबई से सुनते हैं, तो बहुत शुक्रिया। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम लिखते हैं भाई कतर से डेली आपकी क्राइम स्टोरी सुनता हूँ, इतना क्राइम हो रहा है, वजह एक है समाज में हवस का जो चक्कर है उससे मर्डर हो रहे हैं। तो आपका शुक्रिया सरफराज सिद्दीकी जी। अनिल कुमार अमेरिका से हमारी कहानी सुनते हैं भैया, बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं मलिक भाई आज के दौर में किसी रिश्तेदार पर भरोसा करने का नहीं है। रिजवान अंसारी जी बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका शुक्रिया। मोइन है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, महाराष्ट्र से मालेगांव से कहानी सुनता हूँ। तो मोइन जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। आमिन गुज्जर लिखते हैं मूसा सलाम वालेकुम, मोहम्मद आमिन गुज्जर फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान से। तो मूसा सलाम का मतलब मुझे नहीं पता, तो आमिन गुज्जर जी आपका शुक्रिया। ए चौधरी लिखते हैं हमारे देश में चारों तरफ हत्याएं, प्रेम प्रसंग, हवस, रेप कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, एक दूसरे का तमाशा देखने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई है। तो ए चौधरी जी भले ही इंसान कितना ही तमाशा देख ले, लेकिन अगर इंसान क्राइम नहीं करेगा तो भला कौन क्यों तमाशा देखेगा। सुनील झाकर जी हैं, लिखते हैं सेंटर जेल बीकानेर से। सुनील चौधरी इनका नाम है, ये कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं कैसा ज़माना आ गया है भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविज़ भाई समाज को क्या हो गया है, रिश्ते तार तार हो रहे हैं। तो राजपुरा खबरनामा जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये राजेंद्र कुमार का है और इन्होंने कहानी के बारे में ही लिखा है कि कहानी शायद दोबारा सुनाई गई है। तो राजेंद्र कुमार जी आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर दोबारा सुनाई गई है, और अगर सुनाई गई है दोबारा तो एक बार आप पुराने चैनल जो वीडियो है उसका लिंक आज के वीडियो में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, या फिर एपिसोड नंबर बता दीजिएगा आपके मैंने कौन सी कहानी सुनाई है डबल, क्योंकि मैं भी चेक करूँ, रीचेक करना भी ज़रूरी होता है। अगर मैंने वाकई मिस्टेक की है तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी और ये थे आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को दोस्तों मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।